व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हुबली में रात भर की बारिश, 150 मिमी तक रिकॉर्ड। सिंधु जल संधि पर उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले एनसीसी कैंडिडेट से मुलाकात की। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हुबली में रात भर की बारिश, 150 मिमी तक रिकॉर्ड। कर्नाटक के हुबली शहर में बीती रात भारी बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। शहर के बाहरी इलाकों में मावनूर रोड पर जल प्रभाव के बीच एक व्यक्ति डूब गया, जिसकी तलाश के लिए राहत और बचाव दल बीते 10 घंटों से लगातार अभियान चल रहा है। हुबली तालुका के तहसीलदार कल्लन गौड़ा पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि फायर डिपार्टमेंट की टीम तलाशी अभियान चला रही है। लापता व्यक्ति की चप्पल बरामद कर ली गई है, जिससे उसकी मौजूदगी की पुष्टि होती है। बीती रात करीब 150 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रशासन ने सावधानी के तौर पर आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। तहसील प्रशासन, नगर निगम और आपदा प्रबंधक विभाग मिलकर लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। नगरवासी विशेष रूप से निम्न इलाकों में बिना जरूरत बाहर न निकलने की अपील कर रहे हैं। ये हमारा कल शाम से जो बारिश शुरू हुई थी, तकरीबन 150 इस साल का सबसे ज्यादा बारिश हुआ है कल रात को। इतना बारिश हुआ तो कभी देखा नहीं था हम लोग ने भी। इस बारे में जो खेत में काम करने के लिए गया था वो बंदा, जो 2 बंदे आ रहे थे साइकिल से, बाइक से, और आते समय उसको पता नहीं लगा कितना पानी घेरा है क्या है। उस डेली जाने वाला रास्ता था, इतना ज्यादा पानी आता नहीं था डेली वगैरह। कल ज्यादा बारिश के कारण थोड़ा सा ये ज्यादा ही पानी आ गया था। उस बीच के अंदर जो बंदा एक को ये निकल गया, बता रहा है, बह के गया, चला गया, बता गया। उसके बारे में हमारा तो माननीय जिलाधिकारी है और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और हमारा ये लोकल शासक साहब, वो भी हमारे बताया। उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अभी भी बंद नहीं। हमारा 10 घंटा हो गया, अभी तक हमारे को कोई कुछ नहीं मिला नहीं। अभी हम लोग कर ही रहे। आगे का भी ये नाला जाके थोड़ा सा बड़ा नाला में मिलता है, उसको भी चेक कर रहे हैं हम लोग। उसको जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम करते रहेंगे। बह के जाने वाले का नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है? हुसैन साहब करके है वो, ये हमारा हुबली का रहने वाला है। उसका खेत यहाँ से 10 किलोमीटर है। उस खेत में काम करने के लिए गया था वो। कल दिन में कोई बारिश वगैरह का मौसम नहीं था। कल शाम को अचानक ज्यादा बारिश आने के कारण ये कारण हुआ है, ये हादसा हो गया था। ये हादसे के बारे में हमारे को भी दुख है। हम लोग यहाँ के बारे में सभी लोगों को बताना चाहते हैं। बारिश वगैरह ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा माननीय जिलाधिकारी आज का स्कूलों का छुट्टी वगैरह दिया है। जो बच्चे वगैरह को बाहर नहीं छोड़ के घर में रहने के लिए राह दे रहे हैं, हम लोग सभी को बता रहे हैं। और ये बंदे का बारे में हम लोग जो ये अग्निशामक, पुलिस, हम लोग सभी मिलके ढूंढ रहे हैं। अभी तक तो नहीं मिला। आधा किलोमीटर बाद उन लोगों का चप्पल वगैरह मिला है। उसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ನಂಬರನ್ನು ಡಕ್ಕನ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಮಳೆ ಭಾಳ ಐತೆ ಅಂತ ಹೌದ್ರಿ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंधु जल संधि पर उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा कि राज्य में बिजली और शहरी विकास दोनों विभागों में प्रगति हो रही है। उन्होंने खास तौर पर जोर देकर कहा, मेरे पास बिजली मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय दोनों है और दोनों में अच्छा काम चल रहा है। अमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि सिंधु जल संधि के संस्थान के बाद अब हमारे सामने दो अहम जल परियोजनाएं हैं, एक जम्मू के और एक कश्मीर। इन दोनों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि देखते हैं आगे क्या होता है। इस बयान से साफ है कि राज्य में जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर केंद्र और राज्य के बीच संवाद सक्रिय है और आने वाले हफ्तों में इन परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। विस्तार से दोनों मीटिंगों के हवाले से आपको बताया हुआ है। रिव्यू मीटिंग खासकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के दोनों महकमे मेरे पास हैं और आम तौर पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक जो है दोनों में जो है प्रोग्रेस है। अब कहीं पे हमारी कुछ उम्मीदें हैं मरकज़ की हुकूमत से, उनका जिक्र हुआ है और कहीं पे जहाँ पे थोड़ी बहुत खामी रही है उसको दुरुस्त करने की जो मशवरा आया है उस पे हम अमल कर लेंगे। सर, जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल है तो क्या उससे बेनिफिट लिया जा सकता है? अब लेने के लिए तो लिया जा सकता है, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे और प्रोजेक्ट रातों रात बनते नहीं हैं। अब हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद दो प्रोजेक्ट हमारे लिए जो हैं जिन पे जल्दी काम शुरू किया जा सकता है वो हमारे सामने हैं, एक कश्मीर में एक जम्मू में। अब दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके मरकज़ की हुकूमत से बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो पावर डिपार्टमेंट डेट में था, अभी व्हाट इज द सिचुएशन? अब अभी भी हम डेट में हैं, लेकिन ये क्योंकि जिस कीमत पे हम पावर खरीदते हैं और जिस कीमत पे हम पावर लोगों को सप्लाई करते हैं उसमें फ़र्क है। यहाँ हम हर किसी को कंसेशन के बुनियाद पे पावर देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, चाहे कमर्शियल कंज्यूमर हो, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, हर कोई जो है वो कंसेशन में पावर लेता है। तो थोड़ा बहुत डेट तो होगा ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला भी ठीक हो जाएगा और जैसे पावर मिनिस्टर साहब ने कहा मीटरिंग की तरफ ध्यान देके हमारी कोशिश है सिर्फ इतनी है कि जितना हम बिजली इस्तेमाल करें उस इस्तेमाल का हम पैसा दें बस। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली एनसीसी कैंडिडेट से मुलाकात की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने वाले एनसीसी कैंडिडेट से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। राजनाथ सिंह ने गर्व के साथ कहा, मुझे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने वाले कैंडिडेट में शामिल होने पर बेहद गर्व है। ये न केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कैंडिडेट के परिवार और एनसीसी संगठन को भी इस साहसिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। ये चढ़ाई आपके अनुशासन और धैर्य की परीक्षा थी जिसे आपने पूरी हिम्मत से पास किया। मुझे विश्वास है कि आप जीवन की हर चुनौती से भी ऐसे ही निपटेंगे। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि एनसीसी ने अपने कैंडिडेट में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और नेतृत्व की भावना सफलतापूर्वक विकसित की है। इस अभियान को युवा शक्ति, साहस और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बताया जा रहा है। सब जब तैयार हुए जाने के लिए तो घर में फैमिली मेंबर्स ने क्या कहा? डीजी एनसीसी और हमारे अन्य सभी एनसीसी के ऑफिशियल तथा मेरे जवानों और जो आपके साथ अफसर्स गए थे, क्या नाम बताया? कर्नल अमित बिष्ट, रजनी जोशी। यू आर ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। जोशी का मतलब ही होता है उत्तराखंड। और हमारे प्यारे कैडेट्स, सचमुच आप सबका यहाँ स्वागत करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे कैडेट्स के सामने बैठा हूँ जिन्होंने कि सारी जोखिमों को धत्ता बतलाते हुए, माने पार करते हुए और
एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। साथ ही मैं आपके परिवार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं और उनके प्रति भी हृदय से सम्मान की अभिव्यक्त करता हूं। एनसीसी को भी, एनसीसी ने जो इतना बड़ा फैसला किया और आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को इतनी ऊंचाई तक भेजने का, उसके लिए हमारी एनसीसी के ऑफिशियल्स भी सभी सराहना के पात्र हैं। मुझे मालूम है कि इस यात्रा के दौरान आप सबको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, मुसीबतें भी आई होंगी। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे भी क्षण रहे होंगे जबकि आपका हौसला कभी टूटा भी होगा, कभी मन को यह भी लगा होगा कि हम कहां आ गए, यह भी हुआ होगा। ये सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और इतनी बड़ी चुनौती को यदि आपने स्वीकार किया है तो मैं आश्वस्त हूं कि आपके का भविष्य का जो जीवन है उसमें चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती होगी, उस चुनौती को आप स्वीकार करेंगे और उस पर विजय हासिल करेंगे, मेरा पक्का विश्वास है आप। और आप डरे नहीं, आप रुके नहीं और किसी भी सूरत में आप झुके नहीं। सबसे बड़ी विशेषता रही है आप सबकी। और आपने साहस के साथ जितने भी चैलेंजेज आपके सामने आए, आप सब लोगों ने उसका मुकाबला किया है। और मैं मानता हूं कि आपकी यह जर्नी आपके साहस के साथ साथ जो आपके अंदर का डिसिप्लिन है, यानी अनुशासन, त्याग और संयम की भी यह जर्नी थी, उसका भी टेस्ट हो गया इसमें और उसमें आपने कामयाबी हासिल की है। मैं आप सबकी सफलता पर एनसीसी के बधाई देना चाहता हूं, सारे एनसीसी के ऑफिसर्स को, और जो आपके साथ लीड कर रहे थे दोनों ऑफिसर्स, इनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और एनसीसी का जहां तक प्रश्न है, एनसीसी का कैडेट मैं भी रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी जोखिम उठाने का कभी अवसर नहीं मिला। और ये अवसर मिलता भी तो मैं कर पाता या नहीं कर पाता, मैं इस समय नहीं कह सकता हूं। लेकिन आप सबने ये साहस दिखाया है और मैं मानता हूं कि एनसीसी ने भारत के गांव, गली और कस्बे तक से जो भी बच्चे आते हैं, उनके अंदर एक नेशनल प्राइड, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना का संस्कार उनके अंदर पैदा करने में कामयाबी एनसीसी ने हासिल की है। और मैं आप सबको सचमुच आपके साहस की पुनः मैं सराहना करता हूं। और एनसीसी में चूंकि मैं रह चुका हूं, तो एनसीसी जहां एक तरफ बड़ा से बड़ा जोखिम उठाने का एक भाव, एक विश्वास बच्चों के अंदर पैदा करती है, वहीं पर जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों न हो, उसके लिए कुछ कर गुजरने की एक तड़पन, साहस, यह भी पैदा करती है। और मैं मानता हूं बच्चों कि आप सब इस देश के सारे जितने भी बच्चे हैं, उन सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं, मेरी ऐसी मानता है। और आप सभी ने पूरे भारत के बच्चों को यह संदेश दिया है अपने इस एक्सपेडिशन के माध्यम से कि घरों की चारदीवारी ही नहीं, बल्कि हिमालय की ऊंचाइयां भी आपकी सीमा नहीं है, जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। और आपको देखकर देश को निश्चित रूप से यह यकीन हुआ है कि हमारे भारत के बच्चे हिमालय ही नहीं, एवरेस्ट ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ऊंची उड़ान भर सकते हैं। कि देश को यह भरोसा होगा जो भी आपके बारे में जानेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। क्योंकि आप सब बच्चे हो, मैं बड़ा हूं, मैं टीचर भी रह चुका हूं। हाँ, मैं भी साइंस का टीचर रहा हूं, फिजिक्स का, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। तो इस नाते मैं आशीर्वाद भी देता हूं आप सबको, निरंतर जीवन में प्रगति करो और जो भी लक्ष्य निर्धारित करो, परमात्मा यह शक्ति देंगे आप सब उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी हासिल करें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन है, ऐसे लोगों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए, हमें उनके पोस्टर लगाकर उन्हें वसूल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना हर किसी का अपराध है। सीएम का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे संवेदनशील बने और ऐसे लोगों को सूचना दे जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए, अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्टफोन है, उसका लीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे, क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा उजाड़ने में समय नहीं लगता। और ये सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक सामान्य शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना, शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ना, शिक्षा को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा होनी चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के 2020 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू की थी। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं और मुझे बड़ा विश्वास है कि प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, जनपद स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं या स्पोर्ट्स में भी और अपनी मेरिट में भी, स्कूली मेरिट में भी जिन्होंने स्थान बनाया है, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को और उन सभी छात्र छात्राओं को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा और विश्वास करूंगा कि उनकी ये मेरिट अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ती रहेगी, जिससे आने वाले समय में आप प्रदेश और देश का नाम और आगे बढ़ाने में अपनी मदद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा के पूर्व मंत्री उज्जवल दोसांझ का खालिस्तानियों पर कड़ा प्रहार। कनाडा के पूर्व मंत्री उज्जवल दोसांझ ने हाल ही में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं खालिस्तानियों का मानना है कि हिंसा के उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही रास्ता है और ये हिंसा तब तक जारी रहेगी जब तक उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। दोसांझ ने कहा, कनाडा खालिस्तानी हिंसा के खिलाफ मुकदमा चलाने में बहुत धीमा रहा है। जब तक कानून कार्रवाई नहीं होती, ये धमकियां और हिंसा खत्म नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मामला न केवल भारत की हित में है बल्कि कनाडा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कनाडा के लिए जरूरी है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखें और अपने नागरिकों की रक्षा करें। दोसांझ का कहना है कि इन हिंसा तत्वों से निपटना कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और हित में है। उनकी इस बात से ये साफ होता है कि कनाडा में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। On to the recent incident in Vancouver, where journalist Mokka Vizirgan was reportedly surrounded, threatened, and had his phone snatched by Khalistani supporters during their rally. Well, you know, Khalistanis, many of them say that violence is appropriate in achieving their objectives, and they've never shied away from violence. Air India is just the most violent
symbol of the violence that they preach and practice, and that is going to continue unless somebody is prosecuted. And Canada has been slow. It's my country. I always said that it's been slow to prosecute Khalistani violence. And as long as they don't prosecute threats and violence that's done by the Khalistanis, Canada is destined to suffer from this scourge for a long time. It is in Canada's interest to deal with these elements. Yes, it's in India's interest too, but it is more in Canada's interest for its own peace and security within its own borders and the security of its own people. Given the recent extradition of Mohammad Shahzeb Khan, a Pakistani national residing in Canada, on charges of plotting an ISIS-inspired terror attack in New York, how concerned should Canadians be about the presence and radicalization of extremist elements in the country? Oh, Canada is very concerned, and Canada should be concerned. I mean, we had close to 100 Canadians that went to fight alongside ISIS during the last many years, and many of them came back and were prosecuted, and some of them are in jail. And so Canada is quite conscious of the threat posed by violent extremists of all kinds. Canada belatedly, of course, tried to prosecute the Air India suspects as well. That prosecution, unfortunately, was not successful. So Canada is quite conscious. Canada works on its own track, and therefore sometimes sitting far away, you might not see that Canada is actually making all these efforts. Pictures and videos of a recent Khalistani rally in Vancouver going viral, where along with Khalistani flags, a Pakistani flag was also seen. Does this not expose Islamabad's hand-in-glove role in fueling separatism on Canadian soil? Well, of course it does. But people like me have known about it since the 1970s. The first state declaration of Khalistan was made in either Washington Post or New York Times by Jagdish Singh Chauhan. And he had just visited Pakistan. So with ISI money or Pakistani money, funneled at that time by the CIA to Pakistan, that's how the first declaration was made in the United States of America. And I met Chauhan in the 70s in Canada. He visited here several times, and Parmar and the like, many of those people became his followers, and then separated because they were more violent than he was non-violent, and so there was that schism. We have always known about the ISI connection. We still believe that some of the current activities by like the likes of Pannu and others are Pakistani agents. I mean, his handlers are Pakistanis in the United States of America. We've known that. India has known that. Canadian politicians, many of them, gullible as they are, either turn a blind eye or are ignorant of that. And I think that with the Pakistani flag doing the rounds in the Khalistan demonstrations, Canadian politicians would become aware of the kind of heinous policy that Pakistanis have had for a long time to destabilize India, Punjab. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार पर पदों में कटौती और कार्यकाल बंद करने का आरोप। केरल में तिरुवनंतपुरम में डीवाईएफआई जिला समिति ने महालेखाकार कार्यालय तक का विरोध मोर्चा निकाला। डीवाईएफआई ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पदों में कटौती कर रही है और एजी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने की योजना बना रही है। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बछौर का सहारा लिया। कार्यकर्ताओं ने इन कार्यकारियों की निंदा की और कहा कि ये जनहित की लड़ाई है। इस विरोध प्रदर्शन में डीवाईएफआई ने कहा कि केंद्र की इस योजना से सरकारी सेवाओं पर प्रतिकृति प्रभाव पड़ेगा और रोजगार कटौती के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू। नाथुलाल मार्ग के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है। पहले जत्थे से लगभग 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे जो 15 जून को गंगोट पहुंचेंगे। सिक्किम के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव CA राय ने बताया कि यात्रियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। हर जत्थे के साथ 2 संपर्क अधिकारी भी रहेंगे जो यात्रियों की मदद करेंगे। यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों के लिए एक 5 दिवसीय उच्च ऊंचाई अनुकूल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि वे सुरक्षित रूप से कैलाश मानसरोवर के लिए तैयार हो सके। इसी के साथ ही गंगोट में यात्रियों को पूरी चिकित्सा सुविधा और ठहरने के संस्थानों पर टेलीफोन और इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों ने ये भी बताया कि वे मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे 20 जून को नाथुला में पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करें। ये यात्रा धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये कदम दोनों देशों के बीच सहयोग भी दर्शाता है। I am CS Rao, Additional Chief Secretary from Government of Sikkim. As you said that almost 5 or 6 साल का बाद
6 साल के बाद we are going to again starting this Manas Sarovar Yatra, Kailas Manas Sarovar Yatra. Then we have made all the required arrangements for all yatris, and usko liaison officer, 2 liaison officers, they are coming from Ministry of External Affairs. Then supporting staff are also going from ITBP side. Okay. These yatris, they are going to reach Gangtok. They have already reached Delhi. Their visa formalities, they are going to complete it. Okay. They are reaching here in Gangtok on 15th. After reaching here, there is a 5 days acclimatization program is there, because they are coming from low altitude areas. This is the formality, required formality. So 5 days they are going to stay in Sikkim. First day their stay has been arranged in Gangtok, in Senalsu Hotel. That is a good one, good hotel. It's a very good one, good hotel. They are going to stay 1 day here. This is that hotel is at 6,000 feet altitude. Then after that they are going to proceed 17th mile. That is at some 12,500 altitude. Okay, feet altitude. 17th mile they are going to stay for 2 days. Then last 2 days they are going to stay at Seretang. That is at 14,000 feet altitude. 2 days again they are going to stay there. From right from Bagdogra to this place, we have arranged ambulance and required medical facilities. We have arranged all the stay places. Their stay places we have arranged 2 doctors. Then nearby PHC is there. Even Army, ITBP hospitals have also been informed to provide medical facilities if there is any emergency to these yatris. Okay, all the facilities we have arranged. At Gangtok they are going to stay in a hotel. Then 17th mile that one accommodation we have already developed for only for this Kailas Manas Sarovar Yatra. That is ready. Then we are going to accommodate them in that accommodation. Okay. Then in case of Seretang, we have constructed this accommodation at Hangu Lake. That will take another 1.5 months to complete. That's why this year also we have arranged their accommodation at Seretang, state government accommodation. Okay, all these three places, everything, telephone facility is there, internet facility is there. Then for their immigration, that responsibility has been given to SIB. SIB also they made and they facelifted their some premises, because 5 years they haven't done anything in that particular place. Everything is ready. Even yesterday also I had a meeting with ADSIB, then BSNL people. We had a meeting. Then everything, all of them, they are ready. Oh. No, total 50 yatri, actually 48 plus 2 liaison officers, 50. But this time, as informed by our officer from Delhi, he said 46 they reported. 46 they reported, first batch. Each batch is going to have 48 plus 2 people from Ministry of External Affairs as liaison officers. They are there. The total 10 batches? Total 10 batches. First batch 15th of this month they are coming. They are leaving, last batch is leaving on 28th of August. That is the schedule, pre-planned schedule. It is already intimated to all the yatris. Total 2 months long program? Yeah, 2 months long program. Our officers are fully involved, plus they have lot of experience. Even if I am going for a inspection, that time also they were saying, sir, properly planned way, they are explaining all the things. Absolutely, there will not be any problem. All the yatris, they will be very, very happy. Okay, so any program organized on 16th, we are not organizing. This time we are planning to have some flag off by involving our Honorable Chief Minister, sir. We haven't made that request to him. If his availability in Sikkim, availability, then definitely we are requesting him to be there for a flag off program. That we are planning to have it at Nathula, because that is the border. They are going to cross Nathula. Then after that, Chinese government, they'll take care of yatris. So it's depends on 20th. It will be done on 20th. If Honorable Chief Minister, sir, is not doing that one,
then definitely our Honorable Minister Tourism, Mr. T.T. Bhutia, he is going to flag off that program. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ने दक्षिण 24 परगना हिंसा पर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में भाजपा नेताओं ने दक्षिण 24 परगना में कल हुई पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसक झड़प को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं ने इस घटना की गंभीरता पर ध्यान आकर्षित करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हिंसा को रोकने में विफल रही है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में गंभीर लापरवाही बरतती जा रही है। इस प्रदर्शन में भाजपा ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए राजनीतिक दबाव भी बनाने की कोशिश की है। আরে বলছো তো বলছো তো মিডিয়া প্লিজ সাইড হয়ে যাবে आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भुवनेश्वरम अबू धाबी के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान शुरू। सीएम मोहन चरण मांझी ने नई सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के विंजू पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अबू धाबी को जोड़ने वाली इंडिया एयरलाइन की नई सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई है। ये सेवा उड़ीसा को वैश्विक हवाई नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करेगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस सेवा को राज्य के विकास और ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस नई उड़ान सेवा से यात्रियों को यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी, जिसमें भुवनेश्वर का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अधीर रंजन बोले, बंगाल में हर मुद्दा बन जाता है सांप्रदायिक। दक्षिण 24 परगना में पुलिस और उपद्रवियों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, बंगाल में कोई भी मुद्दा हो, छोटा या बड़ा, उनमें हमेशा सांप्रदायिक सीमाकरण और ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया, कल पुलिस पर हमला हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की नज़र सिर्फ उन लोगों पर होती है जो वोट बैंक के लिहाज से फायदेमंद होते हैं। यही वजह है कि मुर्शिदाबाद से लेकर मेहतशला तक एक ही पर्यटन नजर आते हैं। कांग्रेस नेता का ये बयान बताता है कि विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि बंगाल के कानून व्यवस्था को धार्मिक और राजनीतिक सीमाकरणों के हिसाब से चलाया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि अपराधियों को सांप्रदायिक पहचान के आधार पर संरक्षण दिया जा रहा है और पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।